गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, है ना, आप लोगों के कहने पे आज मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये वैसे तो यूट्यूब में होनी थी, पर ये क्लास आज कुछ कारण यहाँ हो रही है ना। आज हम यहीं पढ़ लेते हैं, हमको पढ़ने से मतलब, हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक, तो जितना मैंने मैथ्स पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं आपके लिए ही है, तो आप लोग देखिए और बताते चलिए। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, गणित शिक्षण में खेलों का उपयोग प्राथमिक कक्षा का लक्ष्य है। मैंने खेल के बारे में भी बताया है आपको, और प्ले जो क्या बोलते हैं लर्निंग है उसके बारे में बताया है। तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए। कक्षा में रंगीन बनाना, कक्षा को छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। तीसरा, समझ और अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए। और चौथा, पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रतिस्थापित करने के लिए। पहली चीज, खेल विधि किसके थ्रू थी? तो खेल विधि आपको जानना है कि खेल विधि आपकी लर्निंग बाय डूइंग है ना, करके सीखने वाली विधि। अब जहां पे करके सीखने वाली विधि के बारे में बात की जाती है तो बच्चे की इसमें क्या बनती है? तो बच्चे की इसमें समझ बनती है। क्या बनती है? समझ बनती है। और क्या? उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट ये स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आएगा कि खेल आधारित उपयोग, रंगीन कक्षा बिल्कुल नहीं। व्यस्त रखने के लिए, व्यस्त रखने के लिए नहीं किया जाता खेल विधि का प्रयोग, उनकी समझ बढ़ाने के लिए, उनकी अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। बताओ, यहां तक क्लियर है? हाँ, बाल केंद्रित विधि भी यही है, लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड भी यही है, करके सीखने वाला मेथड भी यही है, जहां पे बच्चा खेल खेल के माध्यम से विषय को जानता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट लिखा है, इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है। किसी दो संख्या का गुणा करेंगे, किसी दो संख्या का गुणा करना है। रेड पेन दिख नहीं रहा, लग रहा है। किसी दो संख्या का गुणा करना है और दो संख्या का गुणा करने के बाद 24 गुणनफल मिलना चाहिए। तो क्या यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है, या यह बंद अंत वाला प्रश्न है, या बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीति सिखाना है, या बच्चों को अपने चिंतन के बारे में सोचने के लिए मदद करना है? ये भी पढ़ाई हुई हूं मैं। क्या आएगा? एक ही का आंसर आया है शिवानी साहू जी का। और बाकी लोग? गुड आफ्टरनून दीक्षा जी। ए, बी, देवंती, बी, ईश्वरी, ए, डी, किरण राजपूत, डी। अच्छा, जितने भी देखो, सी किसी ने दिया नहीं है तो मैं सी को पहले काट देती हूँ। ठीक, सी किसी ने नहीं दिया। आप लोगों ने एक ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन को चूज किया है, बहुत सारे लोगों ने बी ऑप्शन को चूज किया, और बहुत कम लोगों ने ए ऑप्शन को। ठीक, मैक्सिमम आप लोग जा रहे हैं डी में। तो मैं पहले आपको दो चीजें बताती, जितने भी डी वाले हैं और जितने भी सी बी वाले हैं उन लोग अच्छे से सुन। ठीक, बंद प्रश्न। बंद प्रश्न क्या? बंद प्रश्न का एग्जाम्पल दे रही हूं। ताज महल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ये बंद प्रश्न है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर सिंगल हो, जिसका आंसर सिंगल हो, ओनली वन।
ताजमहल कहाँ है भाई? आगरा में। मैं ऐसे लिखूंगी क्या? नहीं, रायपुर में भी है। बताओ, क्या आप रायपुर को एक्सेप्ट करोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या आप रायपुर को एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में। मतलब जहां पे प्रश्न का एक ही उत्तर मिले वो होता है बंद प्रश्न। ठीक, बच्चों को अपने चिंतन के बारे में सोचने में मदद करेगा। बच्चे जहां पे चिंतन करते हैं, जहां पे बच्चा अपसारी चिंतन करता है, वहां पे बच्चा अपसारी चिंतन करता है। अपसारी चिंतन, डाइवर्सिटी थिंकिंग, बहुत सारी सोच को लेके अपने दिमाग में काम करता है। तो वहां पे वह चिंतन तो कर रहा है, मगर ये चिंतन करने की स्थिति को कहा जाता है मुक्त अंत प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ आया? मैंने बताया था ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा है, जिसका केवल एक आंसर हो, बंद प्रश्न। बहुत सही। बी, रेशु जी आप गलत हैं, और बी वाले जितने भी थे वो सब गलत है। तो मेरा कारण क्या है? चिंतन तो आप करेंगे, इसमें करेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न में करेंगे। जहां ओपन एंडेड क्वेश्चन हो उसी को मुक्त अंत प्रश्न कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ए। जितने भी ए वाले थे बहुत सही थे। हाँ, जिसके एक से अधिक आंसर मिले। अब भैया मुझे 24 लाना है, आप सोचो 24 को कितने तरीके से लेके आ सकते हो? 12 गुणित 2 24 ला सकते हो। मैं 2 गुणित 12 लिखी तब भी 24, 8 गुणित 3 तो भी 24। ये आ रहा है ना, एक से अधिक आंसर आ रहा है ना। आप कैसे बोल सकते हो कि ये बंद अंत? बी वालों को तो पकड़ के पीटूंगी मैं। अब बी दे रहे हो, चलो सी वाले तो सोच भी रहे हैं कि चिंतन की स्थिति, डी वाले तो सोच रहे हैं कि चिंतन की स्थिति, बी वाले बंद अंत प्रश्न दे रहे हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है ना, सब आपको समझ बढ़ानी है अब अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ने लिखाया है आपको। अंतिम ग्रेड आवंटित करना, शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, छात्र को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। चलो पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए सी, तीसरा का सी। जितने लोग भी ऐसे लिख के दे रहे ना, थर्ड सी, सेकंड ए, तो मैं समझ जाऊंगी। अब ऐसे लिखोगे ना सी 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 सी, तो मैं नहीं समझूंगी किसका सी दे रहे हो। ठीक है? अरे चलो बताओ क्या आएगा? सी आएगा। सब सी वाले हो? सी गलत हो गया तो चलिए सब सी दे रहे हैं, बहुत सही। चलिए सी का मतलब है छात्रों को निरंतर फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलने का कारण क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन चाहता है कि आपकी कठिनाइयों का पता, किसका पता? कठिनाइयों का पता तुरंत चले, जिसमें सुधार कार्य किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? सुधार कार्य भी किया जा सकता है। इसलिए आपको लेना पड़ेगा छात्रों को निरंतर प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक है वो मिलती रहे। बहुत सही। चलिए फोर्थ बताइए। गणित में विभेदित निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला, सभी छात्रों के लिए सामान्य कार्य और समान सामग्री प्रदान करना, केवल रटने पर ध्यान केंद्रित करना, छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशन को अपनाना, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। विभेदित निर्देशन
चलिए बताइए। सब सी विभेदित निर्देशन से क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ मेरे को। सी दे रहे हो, बहुत सही है, सी वाले सही हो। केवल ऐसे ही कट जाएगा। कक्षा में प्रौद्योगिकी का ही उपयोग से बचना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए। सभी बच्चों के लिए सामान्य कार्य और सामान्य सामग्री प्रदान करना, ऐसा नहीं है। विभेदित निर्देशन कार्य और सामग्री से रिलेट नहीं करता। तो बताओ कि विभेदित निर्देशन क्या है। विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशन को अपनाना। तो विविध आवश्यकता क्या है उनकी, तो विविध आवश्यकता से आप जानेंगे उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनकी गति। इस चीज को दिमाग में रखना, क्षमता, रुचि, उनकी गति, है ना, कि बच्चा कैसी किस क्षमता से सीख रहा है, किस रुचि में सीख रहा है, उनकी गति कैसी होनी चाहिए, उस प्रकार का क्या देना, बच्चों को निर्देशन देना। तभी बच्चा विभेदित निर्देशन के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, मगर उसके कुछ ना कुछ मैं लीड्स बताऊंगी यहाँ पे। बच्चों को विभेदित निर्देशन आवश्यकता अनुसार सिखाना, बहुत सही है ना। क्यों, उनमें परिवर्तन किया जा सके। किसी की क्षमता ही नहीं है, किसी की क्षमता है कि वो एक ही पेज लिख सकता है, पूरे दिन भर में एक पेज लिखता है, उसकी क्षमता को हमको देखना पड़ेगा ना। अब वो एक पेज लिखता है तो उसको 5 पेज लिखने वाला बनाना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए विभेदित निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन। गणित शिक्षण में मेटा कॉग्निशन की क्या भूमिका है। मेटा कॉग्निशन से क्या समझते हो। मेटा कॉग्निशन मैंने आपको बताया है। पहला, तथ्य और प्रक्रियाओं को याद रखना, गणितीय अवधारणा को समझना, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना, और लास्ट, शिक्षण के स्पष्टीकरण पर निर्भर रहना। बताओ। सी 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 सी, जितने भी सी वाले बहुत सही। अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना। मेटा कॉग्निशन का मैंने सीधा सीधा अर्थ बताया था, अपनी सोच पर, अपनी सोच पर विचार करना, वही क्या है मेटा कॉग्निशन। मैं जो सोचती हूँ उसी सोच पर मैं कितने भी विचार बना लूं, अरे यार मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, अरे मुझे ये भी करना है, इसके लिए मैं क्या विचार रखूंगी, इसके लिए मैं कैसा डायग्राम रखूंगी। अपनी ही सोच पर क्या कर रहा है, मेटा कॉग्निशन का कार्य कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है, तथ्य और प्रक्रियाओं पर नहीं, गणितज्ञ अवधारणा पर भी नहीं है, और शिक्षण के स्पष्टीकरण पर नहीं। बहुत सही, आप लोगों को पढ़ाई हूँ तो चलो इतना अच्छा तो आंसर दे पा रहे हो आप लोग। 6th, चलिए, गणित शिक्षण में संख्या बोध का क्या अर्थ है। अब बताओ, संख्या बोध से क्या समझते हो ये बताना है। गणना सारणी को याद करना, स्थानीय मान की अवधारणा को समझना, गिनती के क्रम को सुनने की क्षमता बनाना, जटिल बीज गणितीय समीकरणों को हल करना। चलो ये बताओ, थोड़ा फास्ट, ठीक है, बाकी लोगों को फिर छोड़ दूं। 6B, संख्या बोध से क्या समझते हो मेरे को एक बार लिख के बताओ तो। संख्या बोध से क्या समझते हो, तुरंत कमेंट चाहिए।
डी वाले सब सही है। संख्या बोध का मतलब होता है मानसिक क्षमता या मानसिक रूप से क्षमता, मानसिक रूप से क्षमता। किस चीज को लेकर? संख्या को लेकर। किस चीज को लेकर? संख्याओं को लेकर। तो वहां पे संख्याओं का ज्ञान होगा। किसका? संख्या का ज्ञान। तो संख्या के ज्ञान को कैसे बांटोगे? स्थानीय मान में, है ना, संख्या के मान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से, है ना। और किस तरीके से? आकार में, संबंध में। इसकी जगह कहीं पे आकार से रिलेटेड लिख दे, कहीं संबंध से रिलेटेड कुछ लिख दे, तब भी आप किसको लेंगे? संख्या बोध को लेंगे। बताओ, यहां तक समझ आया? हाँ, क्या क्या आएगा संख्या बोध में? मानसिक रूप से आपकी क्षमता, आकार, संबंध, है ना, क्या क्या? आकार, संबंध, स्थानीय मान, संख्या। और इसमें एक चीज लिख लेना, आपकी स्थानीय मान संख्या के साथ आपका संगत क्रम। क्या? संगत क्रम। ठीक, पूरी चीजें किसको बताएगी? संख्या को बताएगी। चलिए नेक्स्ट, लिखित में से क्या गणित में सृजनात्मकता का सांकेतिक नहीं है? संकेत जो सृजनात्मकता का नहीं है। विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान रणनीति का उपयोग करता है। एक, विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है। क्या नहीं है बताना है। आप लोग अब चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो 10 क्वेश्चन में नहीं पहुंचे हो, आगे तो बढ़ो। दीपिका जी भी आप 7वें नंबर के क्वेश्चन में हो। आप लोग अभी मेरे क्वेश्चन का लेवल नहीं देखे हो, अभी देखोगे। चलो देखो, सी डी हो गया यहाँ पे, यहीं पे सी डी हो गया। तुम, ये सामान्य प्रश्न है। डी वाले कितने हैं? डी वाले बोल रहे हैं कि विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है। अरे सृजनात्मकता में तो कहा ही गया है कि विद्यार्थी में लचीली सोच होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, है ना। सृजनात्मकता में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मौलिकता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़े हैं हम। ये कैसे गलत हो जाएगा? ये तो सही है। विद्यार्थी में विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक व्यक्ति है, ये तो जाएगा ही आएगा। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सके, कैसे नहीं आएगा? प्रश्न प्रस्तुत नहीं करेगा तो सृजनात्मक कैसे कहलाएगा? प्रश्न पूछने वाला भी तो होगा। अगर यहाँ एक वर्ड लिख दिया है अभिसारी, जबकि इसकी जगह क्या आना था? अभिसारी की जगह आना था अपसारी। क्या आना था? अपसारी चिन्ह, तब आपका ये सही होता। तो गलत क्या है? अभिसारी चिंतन। आप लिखिए सी। अब मुझे ये बताओ, सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन को किसने बताया था? मैं आगे बढ़ रही हूं, बताओ आप लोग। चलो 8th क्वेश्चन। हाँ, अपसारी आना था, अभिसारी नहीं आना था। किसने बताया था सृजनात्मकता में? मैं पढ़ाई हुई हूं। चलो 8th, गणित के पाठों में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? पाठों को अधिक मनोरंजक बनाना, छात्रों को अमूर्त अवधारणा से विचलित करना, छात्रों के उनके जीवन की गणित की प्रासंगिक देखने की मदद करना, सामग्री की मात्रा को कम करना। बताओ। गिलफोर्ड, बहुत सही। चलिए, आई एम हैप्पी कि आपको कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली समझ आ रही। 8C, छात्रों को उनके जीवन में गणित की प्रासंगिकता को देखने में मदद करना, बहुत सही। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं
जितने भी सी बोल रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि आप जब वास्तविक दुनिया से मिलते हैं और बच्चों को मिलाते हैं तो उनके अंदर सोच बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, उनके जीवन में सोचने का तरीका बदलता है। मतलब आप प्रासंगिक रूप से उनके देखने की क्षमता को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि वास्तविक दुनिया से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। बहुत सही। चलिए 9th नंबर, गणितीय समस्या समाधान के संदर्भ में, ये आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना इसको ना, PEMDAS का अर्थ क्या है? जैसे कि हम बोर्ड मास पढ़ते थे ना, है ना, जैसे कि हम बोर्ड मास पढ़ते थे, तो वैसे ही बोर्ड मास की जगह एक गणित की समस्या समाधान के लिए दिया गया है। तो जहां बोर्ड मास पढ़ते थे उसकी जगह यहां से वही रखना आपको, है ना। तो इसमें क्या आएगा आपको, यदि किसी को पता है तो मेरे को ऑप्शन लगा के बताइए 9th नंबर में क्या आएगा, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। ये संक्रियाओं का क्रम है ना, किसका क्रम है पूछेगा तो आपको याद रखना है ये संक्रियाओं का क्रम है। ये आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखे हैं इसीलिए बोल रही हूं, लिख लेना PEMDAS, जिसमें यहां से आप जैसे बोर्ड मास पढ़ते थे वैसे ही P भविष्यवाणी, समझना, मापन, चर्चा और समाधान। ठीक, बहुत सही। यहाँ वीडियो चल रहा है बेटा 9B, B वाले भी है, D वाले भी हैं, A वाले भी हैं, C वाले भी। चलो मैं समझ गई, आपको बिल्कुल ही नहीं पता, मगर फिर भी जिसने तुक्का लगाया है या जो भी बोला है 9th के आंसर में जिसने भी A दिया है वो बहुत सही है। यदि ये नहीं भी पता तो इससे देखो, आपका गुणा भाग जोड़ घटाव, इसी को इंग्लिश नेम में ये लिखा है। यदि यहाँ पे इंग्लिश लिखा होता तो आप लोग ऐसे ही समझ जाते। थोड़ा सा ये मिस्टेक है कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं है बस, मगर ये है क्या, तो ये संक्रियाओं का क्रम है, जिसमें संक्रियाओं का क्रम कैसा होता है, तो संक्रियाओं के क्रम को, ये तो इंग्लिश में लिख दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, मगर आपको जानना है कि संक्रियाओं का क्रम क्या होता है। तो संक्रियाओं का पहला क्रम होता है कोष्टक हटाना, क्या, कोष्टक को हटाना। दूसरा क्रम है जो उसमें घात दिए हैं उसको सॉल्व करना। घात के बाद तीसरा क्रम है गुणा करना, फिर भाग देना, भाग देने के बाद आपका जोड़ना और घटाना। ये किसका क्रम है, तो संक्रियाओं का क्रम है। जहां पे भी संक्रियाएं वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे ऐसा रहता है। इसमें इंग्लिश नहीं लिखा है इसीलिए आपको थोड़ी दिक्कत हुई है, मगर आप लोग इसको लिख लेंगे, कभी लिख दे तो आपको दिमाग में याद रहे। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, क्या बोलता है ये सब्सक्रिप्शन और ये वाला, ठीक है ना। चलिए एडिशन, आपका आते हैं 10वें प्रश्न। क्या लिखा है, गणित की कक्षाओं में खुले अंत वाले प्रश्नों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। अभी मैंने बताया है मुक्त अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न अच्छे से बनाना। ये लास्ट है सिंगल जो क्वेश्चन है आपका इसका। गणित की कक्षाओं में खुले अंत वाले प्रश्न याद रखने के कौशल का परीक्षण करता है, आलोचनात्मक सोच या समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है, छात्रों की प्रतिक्रियाओं को सीमित करता है या शिक्षक के लिए ग्रेड आसान करता है। आंसर देते चलिए, इसका आंसर गलत मत करना। चलिए बहुत सही, 10वां का भी आलोचनात्मक सोच को और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना ही है। बहुत सही, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न को मैं बता चुकी हूँ। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए 11वां, अब आपके आएंगे इस टाइप के प्रश्न, इसको पढ़िए। क्या लिखा है, सहयोगात्मक शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहयोगात्मक शिक्षण में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर गणितीय समस्याओं पर कार्य करते हैं। दूसरा कथन लिखा हुआ है, सहयोगात्मक शिक्षण विद्यार्थी में गणितीय समझ और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है।
बताइए, केवल कथन एक सही है, दूसरा सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है? 11। सी, बहुत सही। क्या है सहयोगात्मक शिक्षण, पहले तो मुझे ये बताओ। तो सहयोगात्मक शिक्षण कहता है जहाँ पे हम एक दूसरों का क्या करें, हम एक दूसरों के समूह कार्य, चर्चा, सहयोग, ये सब कार्य करते हैं, उसको सहयोगात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो पहला कथन लिखा हुआ है कि सहयोगात्मक शिक्षण में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते, गणितीय समस्याओं पर कार्य करते। बहुत सही, कथन सही है। सहयोगात्मक शिक्षण विद्यार्थी में गणितीय समझ, कि विद्यार्थी क्या करे, गणितीय समझ बनाए और विचारों का आदान प्रदान दोनों करे। मतलब कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे व्याख्या की बात नहीं की गई है, मगर कथन दोनों सही है। ठीक, चलिए, हाँ, टीम वर्क की बात करता है पूरा पूरा सहयोगात्मक शिक्षण। चलिए नेक्स्ट, 12। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला, आधुनिक गणितीय शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थी के सीखने का अनुभव को बेहतर बना सकता है। दूसरा, कारण लिखा है कि प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को इंटरेक्टिव उपकरणों और विभिन्न प्रकार के सीखने की गतिविधियों से जोड़ सकता है। क्या कथन कारण सही है? क्या कथन और कारण सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है? कि कथन गलत है कि कारण गलत है, ये आपको बताना है। जूम कीजिए, चलो ठीक है भाई, कोड जूम देते हैं आप के लिए। बताइए, ये ठीक है? अब ठीक है? बारह ए, जा रहा है? ए सब ए दे रहे हैं, जितने भी ए वाले हैं बहुत सही है। पहली चीज, प्रौद्योगिकी के बारे में कहा गया है कि आधुनिक शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थियों को सीखने में बेहतर अनुभव बनाना है। बहुत सही। क्यों सही है तो लिखना, क्योंकि प्रौद्योगिकी, पहला यदि सही है तो आप क्योंकि लगाएंगे और दूसरे कथन के कारण को जांचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों को क्या इंटरेक्टिव बनाता है, उपकरणों से मिलाता है और विभिन्न प्रकार के सीखने की गतिविधियों से जोड़ सकता है। कहा गया है कि प्रौद्योगिकी शिक्षण की कमी करता है तो नहीं, प्रौद्योगिकी शिक्षण को बेहतर बनाता है। क्या करता है? बेहतर बनाता है। आप भी पढ़ रहे हैं अभी की डेट में, तो किससे पढ़ रहे हैं? इसी टेक्नोलॉजी से ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या काम आती है? आपके शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए। और कभी भी कथन कारण वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, यदि कथन एक सही है तो क्योंकि लगा के उसका निष्कर्ष सही है कि नहीं देखने की कोशिश करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय पत्रिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विद्यार्थियों को अपने गणितीय विचारों को लिखने का अवसर देती है। दूसरा, विद्यार्थी अपने गणितीय प्रक्रियाओं और खोजों पर चिंतन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल गृह कार्य की जांच करना है। यह विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकती है। बताओ। प्रैक्टिकल नहीं भाई, आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या आपको बेहतर बनाती है शिक्षा को? तो हाँ, टेक्नोलॉजी ही, प्रौद्योगिकी ही बेहतर बनाती है, वो शिक्षा की कमी नहीं करना चाहती। सी 1 2 4 क्या लिखा है? या विद्यार्थी को अपने गणितीय विचारों को लिखने का अवसर देती है। गणितीय पत्रिका पढ़े हो? गणितीय पत्रिका पढ़े हो? पहले तो ये बताओ। गणितीय पत्रिका क्या है तो लिख लेना, चिंतनशील अधिगम का साधन है।
क्या है? चिंतनशील अधिगम का साधन है गणितीय पत्रिका। अब इसमें लिखा है पहला, यह विद्यार्थियों को अपने गणितीय विचार लिखने का अवसर देती है। तो हाँ, गणित में जितने भी विचार बनेंगे वो किस में बनाओगे? गणितीय पत्रिका में बनाओगे, एकदम सही। फिर लिखा है विद्यार्थी अपनी गणितीय प्रक्रियाओं और खोज चिंतन को, हाँ, जितना भी चिंतन से रिलेटेड कार्य है किस में किया जाता है? तो गणितीय पत्रिका में किया जाता है। तो दूसरा भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य गृह कार्य की जांच करना है। गृह कार्य की जांच तो वैसे भी नहीं करना है, और दूसरा यहाँ पे केवल लिख दिया तो ये कट जाएगा। यह विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जहाँ पे आप चिंतन करोगे वहां पे सीखोगे और सीखने की प्रक्रिया को समझोगे, इसीलिए गणितीय प्रक्रिया बहुत जरूरी है। तो क्या लोगे? 1, 2 और 4। चिंतन अधिगम, चलिए, पालक पत्रिका नहीं है बेटा, ये गणितीय पत्रिका है, बट कहने का वही है, उसी को ही बोलते हैं, कह सकते हैं पत्रिका। इट मीन्स जहां पे बच्चा चिंतन करे, कुछ चीजों को सॉल्व करे, कुछ चीजों के बारे में जाने, उसको कहा जाता है। ठीक, चलो 14 में आते हैं। आप लोग ओनली देख के क्वेश्चन बनाए होंगे, जिनको नहीं पता होगा। चलिए, निष्पादन कार्य के संबंध में सही विकल्प चुनिए। निष्पादन से क्या समझते हैं? तो निष्पादन कार्य गणितीय आकलन का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इसमें विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल का वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करना पड़ता है। 2 आंसर। चलिए आंसर दीजिए। सही व्याख्या करता है निष्पादन की। निष्पादन से क्या समझते हो? ए सब ए वाले हैं, बहुत सही है। निष्पादन जो है गणितीय कार्य का आकलन एवं प्रभावी माध्यम का साधन है, बहुत सही, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल का वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। यदि पूछे कि निष्पादन क्या है, तो ज्ञान का प्रयोग करके कार्य पूर्ण करना। क्या बोला मैंने? ज्ञान का प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करना। करना ही निष्पादन है। ठीक है, इस चीज को भी जान लिए रहना। आप लोग ए दे रहे हैं, बहुत सही। किसी भी कार्य को पूरा करने में मदद करना, मदद करना नहीं, अपने भाई ज्ञान मिल रहा है, गणितीय आकलन मिल रहा है, तो प्रभावी कैसे मिलेगा? जिस ज्ञान को आप ले रहे हैं, अपने ज्ञान के कौशल को, उसको वास्तविक रूप में प्रयोग करना। तो आपके ज्ञान को ही प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करना। आपने ज्ञान लिया और उस ज्ञान का आपने प्रयोग किया और उसी से कार्य को पूर्ण कर लिया, उसको कहा जाता है निष्पादन। ठीक, नेक्स्ट 15। चलिए 15 लिखा है वृद्धि मानसिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास और प्रयास से क्षमता में सुधार किया जा सकता है। गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता है। जन्मजात प्रतिभा को प्रयास से अधिक महत्व दिया जाता है। कठिन कार्यों के प्रति दृढ़ता विकसित करने में सहायता मिलती है। कौन सा कथन सही है? आपको कथनों पर विचार करना। चलिए 15 का आंसर दीजिए। जी, प्रश्नों को और पढ़िए एक बार।
सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बी डी बी डी बी। माधुरी जी, चलो ठीक। जितने भी डी वाले हैं, है ना, सभी सही हैं बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी सही कैसे होगा पहले मुझे ये बताओ। जो वृद्धि है, जो मानसिकता के संबंध में, मानसिकता के संबंध में बताना है। मानसिकता के संबंध में आप अभ्यास और प्रयास को लेंगे, मैं बोलती हूँ बहुत सही, क्योंकि मानसिक रूप से आप अभ्यास और प्रयास करेंगे ही। ठीक, 15 में कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ कंफ्यूज हो रहे हो, वो आपके पूरे आंसर से मुझे दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि मानसिकता के संबंध में जब मुझे बात करनी होगी तो मानसिकता मेरे अभ्यास और प्रयास से क्षमता में सुधार किया जा सकता है। मुझे अभी प्रश्न नहीं बन रहा है, मैं प्रयास करूंगी और मेरे प्रयास से वो सुधर जाएगा, तो मैं मानसिक रूप से उसमें सक्षम हूं, मेरी वृद्धि होगी। पहला सही है, एकदम सही है। दूसरा, गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता है। मैंने कल ही बताया, कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसका सीखने का अवसर ही मिल रहा है, कि गलती करके ही हम नई चीजों को सीखते हैं। ठीक, मतलब कि जहां पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है भाई गलती कर रहे हैं, मगर सीखने तो मिल रहा है। अब तीसरा लिखा है कि जन्मजात प्रतिभा को प्रयास से अधिक महत्व दिया जाता है। अरे मेरी जन्मजात चीजें और प्रतिभा वाली चीजें दोनों अलग अलग है। अब मैं बोलूं कि मेरी जन्मजात वाली चीज ज्यादा स्ट्रांग है मेरी प्रतिभा वाली चीजों से या मेरे प्रयास वाली चीजों से, तो ये तो कथन ही गलत है। मैं जन्मजात कुछ अलग चीजें सीखती हूँ, मैं प्रयास से कुछ अलग चीजें सीखती हूँ, और प्रयास से जो सीखती हूँ वो मेरे मानसिक रूप से जमा हुआ रहता है, दिमाग में बैठ जाता है। मगर जन्मजात चीजें तो मुझे अर्जित है पहले से, उसको ज्यादा कैसे मान लूं? तो कथन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब तीसरा गलत है, मतलब ये गलत, सभी वाला गलत। 1 और 2 में तो 3 दिया ही नहीं है, तो बचा क्या? चौथा, कठिन कार्यों के प्रति दृढ़ता विकसित करने में सहायता मिलती है। हाँ, आप कठिन कार्य करेंगे जितना तो आपकी दृढ़ता विकसित होगी। मतलब 1, 2 और 4 सही हैं। अब समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? लेवल अच्छा है? लग रहा है, नहीं लग रहा है? बता दो भाई। कैसे? कल ही लिखी थी मैं इस चीज को, दृढ़ता वाली चीज को भी बताई थी मैं। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, है ना, और आपको समझना है। छवि होगा, बाद में याद आया छवि होगा। बहुत सही किरण जी। चलिए तो एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, है ना, तो आपको क्या जानना है मानसिक रूप में, मैं यहां पे बता देती हूँ। जहां पे आपके प्रयास की बात की जाए, अभ्यास की बात की जाए, विकास की बात की जाए, या गलतियों की बात की जाए, ठीक, जहां पे प्रयास, अभ्यास, विकास, गलतियां, दृढ़ता, ये सब चीज कहाँ मिलती है? तो मानसिक रूप से क्षमता है ये। अब जैसे कि आपसे एक प्रश्न गलत हुआ, तो क्या आप एक प्रश्न के बाद रुक जाओगे क्या? नहीं। मसला यहाँ पे क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पे आपकी चीजें ये है कि जहां पे आपने गलती की तो क्या आपका मानसिक रूप से दिमाग काम करना बंद कर देगा क्या? नहीं, वहां पे आपका दिमाग और काम करेगा कि आप किसी चीज को और अच्छे से करोगे, है ना। एक बार साइकिल चलाने के बाद रुक थोड़ी जाते हो, गिर गए तो फिर से साइकिल चलाते हो, मतलब आपकी वहां पे वृद्धि हो रही है, यही इसका कारण है। तो कभी भी बोले कि वृद्धि मानसिकता को कैसे बढ़ाती, तो जन्मजात कारक के रूप में बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। जन्मजात कारक अलग है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। चलो नेक्स्ट 16। एग्जाम में भी ऐसी आ जाए, चलिए आएगा, चिंता मत करिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या गणित शिक्षा में STM दृष्टिकोण उपयोगी है? STEM में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को
आपस में जोड़कर सीखने पे बल दिया जाता है। ASTEM। STM मतलब कि आपका यहाँ पे AS नहीं आएगा, वहां पे वो सीधा सीधा STM की बात कर रहा है, ये है STEM। STM में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को आपस में जोड़कर सीखने पर बल दिया जाता है। 16। यहाँ पे एक गलती ये हो गई है कि इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ ये इंग्लिश स्वरूप है। STM का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। पहला लिखा है गणित शिक्षण में STM दृष्टिकोण उपयोगी है। तो हाँ, यह कथन सही है, उपयोगी है। STM में ये सब चीजें उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसका कारण है कि STM आपके विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आपस में जोड़कर सीखने पे बल देता है। जहाँ पे साइंस मिल जाए, है ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल जाए, जहाँ पे इंजीनियरिंग वाले लोग मिल जाए, जहाँ पे मैथमेटिक्स मिल जाए, तो ये सीखने के स्तर को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? सीखने के स्तर को बढ़ा देते हैं। आपको याद रखना है। तो सीखने का स्तर बढ़ रहा है मतलब कि A भी सही है, R भी सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक। स्ट्रीम का मीनिंग नहीं है, वो STEM है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दूसरे वाले में क्लियर कर दिया है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। मुझे पता था ये चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा। सिर्फ यही है कि इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश नीचे लिखा होता तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाती। वैसे लिख के देता है STEM क्या है, STM का दृष्टिकोण बताता। वो STM जैसे कि आपको लिख दिया है, जैसे आप लिखते ना हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इसका कोई नाम है क्या? नहीं, वो शॉर्टकट दिया है। फुल फॉर्म यही है बेटा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ज्योति जी, यही है फुल फॉर्म इसका, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दिक्कत है? और कितने क्वेश्चन है? थक गए क्या? कैसे बताओ? वेन हीले के अनुसार, यहाँ पे वॉन लिखा हुआ, उसको वैन कर लेना। वेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्यीकरण स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों को उनके समग्र रूप में पहचानता है। विश्लेषण स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के गुणों को पहचान कर शुरू करता है। औपचारिक निगमन स्तर पर विद्यार्थी ज्यामिति, प्रमेय और प्रमाणों को समझ सकता है। सभी विद्यार्थी बिना किसी क्रम के सीधे औपचारिक निगमन स्तर पर पहुंचते हैं। चलिए बताइए, सब पढ़े हुए हैं। एस फॉर साइंस। चलिए, बहुत सही लालिमा शिवास जी। CDP की क्लास तो हुई है, आप लोगों के बैच में नहीं हुई है, वर्ग 1 वाले बैच में हुई। C। चलिए, दृश्य पहला लिखा है, दृश्यीकरण स्तर में विद्यार्थी आकृतियों को उनके समग्र रूप में देखता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था समोसे का, याद होगा तो। समोसा को देख के बच्चा क्या समझता है? त्रिभुज। याद आया? विश्लेषण स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के गुणों को समझता है। फिर इन्हीं त्रिभुज से वो जाके समझता है कि हाँ, त्रिभुज की 3 रेखाएं, तीनों रेखाओं को मिलाते हैं तो 180 अंश का कोण भी बन जाता है। ठीक, यही बताई थी विश्लेषण में। फिर लिखा है, औपचारिक निगमन स्तर पर विद्यार्थी ज्यामिति, प्रमेय और प्रमाणों को समझ सकता है। हाँ, जब हम निगमन करते हैं औपचारिक रूप से तो प्रमेय भी समझता है, प्रमाण भी समझता है, तो ये भी सही है। अब लिखा है, सभी विद्यार्थी बिना किसी क्रम के सीधे औपचारिक निगमन में पहुंच सकते हो। क्या? लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक का पढ़ते हैं, मैं लेवल 0 से लेवल 3 तक के लेवल को ना पढ़ूं, मैंने क्या कहा? ना पढ़ूं, और सीधा लेवल 4 में पहुंच जाऊं, तो क्या यह सही है? वेन हीले के अनुसार क्या यह सही है?
बताओ। तो वेन हीले के अनुसार ये गलत है। तो वेन हीले के अनुसार कहा क्या गया था कि बच्चा पहले 0 लेवल पे पहुंचता है, फिर फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। डायरेक्टली फोर्थ लेवल पे नहीं पहुंचा जा सकता। एक बच्चे को उठा के सीधा 10वीं कक्षा में आप नहीं पहुंचा सकते। वेन हीले ने भी यही क्रम को बताया था, इसलिए आंसर क्या आएगा? सी, 1 2 3 सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? अभी भी सी दे ही रहे हैं। चलो, नो। लक्ष्मी जी क्या हो गया? नहीं समझ आया कि क्या है? वेन हीले का सिद्धांत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? वेन हीले के सिद्धांत में 4 लेवल है जिसको 0 लेवल से पढ़ाया गया है, 0 से 4 तक के। पहले लेवल में ही दृष्टिकरण है, दूसरे में विश्लेषण है, तीसरे में औपचारिक निगमन है, चौथे में तीसरे में आपका आ जाता है क्रमबद्धता, चौथे में औपचारिक क्रमबद्धता और पांचवें में औपचारिक निगमन जिसको दृढ़ता कहा जाता है। चलो नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला, गणित की कक्षा में कहानी और साहित्य को शामिल करना उपयोगी है और कारण लिखा है, इससे गणितीय अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने तथा साक्षरता कौशल को विकसित करने में सहायता मिलती है। बताओ, कथन और कारण सही है? हाँ हाँ ठीक है। 0 से 4, 5 लेवल है, 0 से 4, बहुत सही। लालिमा जी बताइए 18 का आंसर। ए। और बाकी लोग आंसर देते चलिए। गणित शिक्षण में कहानी और साहित्य शामिल होना चाहिए। बच्चों को कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, साहित्य से बच्चे सीखते हैं कि अरे ये चीज भी थी इसमें, क्योंकि क्या है, इंटरेस्ट बढ़ाता है बच्चों को। क्या बढ़ाता है? इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो ये तो सही है, क्योंकि इसमें गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थिति में, मैंने कुछ बताया गणितीय अवधारणा को एक कहानी के स्वरूप में और उसको आपने वास्तविक जीवन से जोड़ दिया तो बच्चे को और इंटरेस्ट बढ़ गया। अब वैसे ही जोड़ा तो उनकी साक्षरता कौशल को विकसित करने में क्या होती है? सहायता मिलती। सही, ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, मैनिपुलेटिव उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंटर और ब्लॉक अमूर्त अवधारणा को ठोस रूप में समझने में सहायता करते हैं। ये स्थानिक तर्क और विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। इनका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को व्यस्त रखना है। इसके माध्यम से करके सीखने का अवसर मिलता है। बताओ, मैनिपुलेटिव को कहा जाता है ठोस शिक्षण सामग्री। अब शायद बन जाए क्वेश्चन, यदि नहीं बनेगा तो फिर मैं इसके बारे में ही बताऊंगी। ठोस शिक्षण सामग्री, चलिए बनाइए। बी, वो ओनली वर्ड देख के ही बना रहे हो आप लोग, तो मैं जान गई। बताओ तो ठोस शिक्षण सामग्री क्या है? ठीक है, सब सही हो, बी वाले सब सही हो। चलो सबको नंबर मिल गया इसका। अब ये बताओ क्या है ठोस शिक्षण सामग्री? एक और प्रश्न मैंने पूछा है, ठोस शिक्षण सामग्री मैनिपुलेटिव उपकरण क्या है? अब बताओ ना आंसर। सबका बी सब सही हो, मैंने बोल दिया। अब एक और प्रश्न, ठोस शिक्षण सामग्री क्या है? टीएलएम। अच्छा टीएलएम है। 2 और 4 सही है, फिर समझ ही नहीं आया। ये तो ऐसे ही आप लोगों के दिमाग में ये केवल वर्ड देख के आप गलत कर दिए हो, मैं जान गई। मैंने पूछा ठोस शिक्षण सामग्री क्या है, ये बताओ। टीएलएम क्या? टीएलएम
हाँ, ये किसने लिखा है? ज्योति जी। जिसे छू कर अध्ययन किया जाता है, जिसे छू कर, टच करके अध्ययन कार्य किया जाता है। बहुत सही ज्योति जी। आप ठोस शिक्षण सामग्री का सीधा सीधा मतलब जो आपको प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बारे में बताए, आप उसको छू के, टच करके फील करो, तो काउंटर और ब्लॉक अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में समझने को देता है। ठीक है, स्थानिक तर्क को विकसित करने की सहायता करता है, क्योंकि ठोस रूप में आप स्थानिक मान नहीं बता सकते, स्थानिक तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है। उद्देश्य केवल विद्यार्थी को व्यस्त रखना बिल्कुल नहीं होता कहीं पे भी। इसके माध्यम से करके सीखना, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग का मेथड यूज करता है। किसमें करता है? तो आपको याद रखना है, ये ठोस शिक्षण सामग्री में, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैनिपुलेटिव उपकरण। अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दो ही तीन क्वेश्चन बस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से जानना था कि क्या था। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चा आकृतियों को उनकी समग्र दिखावट के आधार पर पहचानता है, तो वह वैन हीले की दृश्यीकरण स्तर पर हो सकता है। इस स्तर पर विद्यार्थी आकृतियों के गुणों को औपचारिक विश्लेषण की अपेक्षा उसकी दृश्य आकृति पर अधिक ध्यान देता है। आंसर 2 वैन हीले का क्वेश्चन है। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूर्त वस्तु ही दिखाना नहीं, मूर्त वस्तु को उनसे फील करवाना। कि एक बॉटल के बारे में बता रहे हो तो बॉटल टच करके वो बताए कि ये बॉटल है, वो फील कर सके, उसको कहा जाता है ठोस हिस्सा उसका। वैन हीले के आते ही फट फट आंसर आता है। चलिए, बहुत सही, जितने भी लोग ए दे रहे हैं बहुत सही हैं। क्या कहा गया है? वैन हीले ने कहा था कि जितनी भी आकृति है उसकी दिखावट के अनुसार ही बताते, तो उसका कौन सा हिस्सा था? पहला, दृश्यीकरण। ये सही है। अब यहाँ पे लगाओ क्योंकि, क्यों सही है? इस स्तर में विद्यार्थी आकृति के गुणों के औपचारिक विश्लेषण की अपेक्षा, वो औपचारिक विश्लेषण नहीं करता, उसके दृश्य आकृति पर अधिक ध्यान देता है कि वो दिख कैसे रहा है। एक रोटी को दिखाओगे तो वो गोल की अवधारणा की जगह क्या समझेगा? ये रोटी है। एक समोसा को दिखाओगे तो वो समोसा की स्थिति को क्या समझेगा? ये तो समोसा मैंने देखा है, मतलब वो दृश्य देखने की स्थिति को समझ रहा है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, दशमलव संख्या के योग को सिखाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राफ पेपर का उपयोग दशमलव स्थानों को समझने के लिए किया जाता है। दृश्य सामग्री स्थानीय मान समझने में उपयोगी हो सकता है। केवल रटने के माध्यम से दशमलव का उपयोग सिखाना सबसे प्रभावी है। ठोस एवं दृश्य सामग्री अवधारणा समझने में सहायता करता है। चलो बताओ भाई। इसका भी सब बी वाले हो। ठीक, दशमलव संख्या का योग के बारे में पूछ रहा है। बहुत सही, जितने भी बी वाले हैं बहुत सही हैं। पहली चीज, यहाँ तो एक चीज दिख गया होगा आप लोग को, केवल वर्ड। अगर उसके अलावा कभी भी पूछे दशमलव संख्या के बारे में, है ना, तो ग्राफ पेपर का उपयोग दशमलव संख्या के स्थानों को समझाने के लिए किया जाता है। ये टीएलएम वाले क्वेश्चन में बहुत पूछता है, तो ये बहुत सही है ना। दूसरा,
दृश्य सामग्री स्थानीय मान समझने के लिए उपयोगी है। हाँ, जहाँ पे दृश्य सामग्री आप दिखाओगे तो स्थानीय मान बता सकते हो कि 3 बॉटल है तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तो उससे इकाई, दहाई, सैकड़ा की स्थिति को भी बता सकते हो। ठोस एवं दृश्य सामग्री की अवधारणा समझने में सहायक होती है। बहुत सही लिखा है, मगर तीसरा लिखा है केवल रटने के माध्यम से दशमलव का उपयोग योग सिखाने के लिए किया जाता नहीं। रटन पद्धति तो वैसे भी निगेटिव है और रटने वाली स्थिति दशमलव संख्या में नहीं ली जाती। तो 1, 2 और 4 सही है। बट कभी पूछे कि दशमलव के संख्या में क्या क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है स्थानीय मान का प्रयोग होता है, दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है और दशमलव के नियम का प्रयोग होता है और दृश्य निरूपण का भी प्रयोग होता है। किसका किसका पूछा मैंने, बोला दशमलव संख्या का प्रयोग होगा, दशमलव बिंदु का प्रयोग होगा, स्थानीय मान का प्रयोग होगा और दृश्य निगमन का भी प्रयोग होगा। क्लियर है? बताओ। क्लियर है यहां तक? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ज्यामितीय आकृति के शीर्ष और किनारों को समझने के लिए त्रिआयामी ठोस मॉडल का उपयोग हो सकता है। कारण लिखा है ठोस मॉडल विद्यार्थियों को आकृतियों की संरचना को प्रत्यक्ष रूप से देखने या समझने में अवसर देती है। चलिए बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है ना आज का। क्वेश्चन सही लगा आप लोगों को? इससे हार्ड क्वेश्चन भी लाऊंगी, आज पहला दिन था। ए, बहुत सही, जितने भी लोग ए दे रहे हैं बहुत सही। क्या बोल रहा है कि ज्यामितीय आकृतियां क्या है, शीर्ष और किनारों को समझने के लिए 3D पोस्टर्स या 3D जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, वो ज्यामिति के लिए उपयोगी होते हैं। बहुत सही लिखा है कि उपयोगी होते हैं, क्योंकि ठोस मॉडल विद्यार्थी की आकृतियों की संरचना को क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से देखने समझने का अवसर देता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से देखने और समझने का अवसर देता है। जहां पे प्रत्यक्ष रूप से देख के समझेंगे, क्रिया करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग का वर्क करेंगे, वहां पे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे ही आसान हो रही है ये सब चीजें, उसका कारण क्या है? 3D मॉडल। अब बच्चों के सामने 3D रखिए, बच्चा जल्दी सीखेगा। क्लियर है? चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, मतलब आपने पढ़ाई भी अच्छे से की है। अब मैं लगातार 2-3 दिन लाऊंगी आप लोगों के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसको पढ़ेंगे। इतना हार्ड क्वेश्चन आया, सरल सरल क्वेश्चन तो कैसे करोगे? चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, है ना। चलिए, धन्यवाद।